उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। अब वो उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदी उतर जाती है। उसके बाद तो लोग औरत को बेकार समझने लगते हैं। बस वो भी इसी उम्र में थी। अब वो किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच नहीं रही थी। पर एक दिन तो हद हो गई। उसकी माँ उसके पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। उम्र में तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले उसके 3 बार तलाक हो चुके हैं। उसकी 3 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी शुरू हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ उसके लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी है और एक भी पत्नी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसका 3 बार तलाक हुआ हो वह किसी लड़की को खुश कैसे रख सकेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर उसकी माँ ने अगले ही पल एक अजीब बात कही कि तुम पूछोगी नहीं तलाक होने के पीछे क्या कारण था। वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। उसकी माँ खुद ही बताने लगी कि बेटा, लड़का एक ही है। उसके घर में ना कोई भाई है ना बहन है, बस एक बूढ़ा बाप है और उसकी उम्र 60 साल है। उस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है तो तलाक लेकर चली जाती है। मुझे तो उस बूढ़े पर तरस आता है। उस बेचारे बूढ़े की अब जिंदगी कितनी रह गई है। उसका बेटा भी क्या करे? अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ वह एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी पत्नी उसके बाप पर इल्जाम लगाती है तो वह उन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम उसके बाप को भी संभाल लो, उसकी सेवा करो, उसका दिल जीत लो, फिर कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। और तो और, वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम उस बूढ़े आदमी को अपने बाप समान समझोगी, उसकी खूब सेवा करोगी, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी, अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता है। माँ की बात ने उसे चौंका दिया था। साथ ही साथ वो मायूस भी हो गई थी। किसी का बाप इतनी ज़्यादा तलाक की वजह कैसे बन सकता है? यह इल्ज़ाम सास के ऊपर होता तो एक बार को मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात उसे हजम नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा, हो सकता है आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति कम होती है, तो वह उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में उस बूढ़े के अलावा कोई और था भी नहीं, तो हो सकता है छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता हो और बात तलाक तक जा पहुंची हो। लेकिन वो बात को जितना छोटा समझ रही थी, वो इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। उसे क्या पता था कि वो आग के दरिया में छलांग लगाने जा रही है और जिससे उसे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। उसकी अभी तक शादी ना होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो वो लोग गरीब थे, भर भर कर दहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते, और दूसरा वो मामूली शकल सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी। रंग सांवला था, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची लंबी नाक, काले लंबे बाल, जो उसकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वही बात की लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी को वजह बनाकर उसके रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर, उसने अपने होने वाले पति से मिलने की इच्छा अपनी माँ के सामने जाहिर की। उसने माँ से कहा कि कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूँ। उस लड़के से मिलने के बाद में एक बार उसके व्यक्तित्व को जांचना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वह अच्छा इंसान है या नहीं, वो उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है या नहीं। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली कि नहीं बेटा, उसके बाप की यह आज्ञा नहीं है। उसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत सेंसिटिव है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है
तो कल लड़का और लड़के के बाप दोनों आ रहे हैं। तुझे कोई बात करनी है तो उस समय कर लेना, लेकिन मैं तुझे यह इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के बाप से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है। यह बातें लड़कों को तो शोभा देती हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ, लड़के और लड़कियों में भेद पहले जमाने में किया जाता था। अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को अधिकार है कि वह अपने पसंद का जीवन साथी चुने। अगले ही दिन वह लोग उनके घर शाम को 5 बजे आ गए थे। वो लड़के के बाप को देखकर दंग रह गई, जिसे उसकी माँ ने 60 साल का बुढ़ा कहा था। वो तो 45 से 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। वह बूढ़ा आदमी, जो कि उसे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही सतर्क नज़रों से उनके पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वह ज़्यादा नज़र घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब वो तो कुछ ऐतराज कर नहीं सकती थी, वरना उसकी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सूझते हैं। जाते हुए उसके ससुर ने उसकी गोद में 10,000 रुपये रख दिए। उसे अपने ससुर की हरकत बहुत अजीब लगी। उसके होने वाले ससुर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू हुई। मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मेरे बेटे को पत्नी की ज़रूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता हूँ। वह आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था। लगता नहीं था कि कोई उसकी वजह से तलाक ले सकता है। वह भी एक ऐसे इंसान से जो दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम और अमीर भी बहुत था। खैर, उसने अपनी माँ से कह दिया कि अगर उस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो चुप नहीं रहूंगी। यह बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। उसकी माँ कहने लगी, तुम भी यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अपने ससुर की इज्जत अपने बाप की तरह करना है। आजकल की लड़कियों की तरह जबान मत चलाना, जो बात बात पर नाराज हो जाती हैं बिना किसी ठोस वजह के। अगर अपने ससुराल से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की। अपनी माँ की इतनी खतरनाक नसीहत सुनकर उसका दिल कांप गया और अपनी माँ की नसीहत सुनकर वो खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन उसकी एक दोस्त सोना ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। सोना कहने लगी, मैं उन लोगों को जानती हूँ। इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वह अच्छी नहीं है। मैंने सुना है कि यह कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अय्याश टाइप का है। उसने सोना से पूछा, लेकिन तुमने उन लोगों को कब देखा? कहने लगी, जब कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने उन्हें देखा। मैं तो उन्हें देखते ही पहचान गई थी कि वही लड़का है जो अपनी 3 पत्नियों को तलाक दे चुका है। सोना की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि उसका होने वाला पति अपनी 3 पत्नियों से तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। सोना फिर बोली, और मुझे तो यह भी पता चला है कि तुम्हारे होने वाले पति के तलाक तुम्हारे ससुर की वजह से हुआ करते हैं। उसने सोना से कहा, तुम्हें यह पता है कि मेरे होने वाले पति के 3 बार तलाक क्यों हो चुके हैं? सोना कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन ज़रूर यह बुढ़ा ठरकी है। ज़रूर कुछ ऐसी हरकतें करता होगा कि उसकी तीनों बहू तलाक लेकर चली गईं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ यह बुढ़ा और उसका बेटा होता है और वह अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बुढ़ा बूढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी जवान लगता है, चाहे तो अपनी शादी भी कर सकता है। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे, देखने में अच्छा खासा जवान लगता है। सोना की बात सुनकर उसके दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई थी। जरूर कुछ गड़बड़ है जिसे उसकी माँ उससे छुपा रही है और उसका होने वाला ससुर
और उसके होने वाले पति भी जरूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यह बातें उसने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ कहने लगी, लड़कियों, बुढ़ापा तुम्हें भी आना है, तुम्हारे माँ बाप को भी आना है कि बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत करने लगे। हमारे ज़माने में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अकल ही नहीं है, छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती हैं। उसकी माँ ने सोना को भी डांट दिया। जब उसकी माँ चली गई तो सोना कहने लगी, अच्छा सुन रितिका, ऐसा कर, तू अपने पति से बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने पति से कम पूछ तो सही कि उसके पहले 3 बार तलाक क्यों हो चुके हैं। उसने सोना को बताया कि उसकी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया है कि वो शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। सोना ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे उस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते ख़त्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी उस नर्क में जलने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। सोना की बात सुनकर उसे डर लगने लगा था। अब तो वो शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होकर शादी हो जानी चाहिए थी। उसकी माँ ने बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया था। बहुत ही सादगी से शादी होनी थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि रितिका की शादी हो रही है और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 पत्नियों को छोड़ चुका है, वह भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली आई। शादी की पहली रात जब ऋषभ उसके पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दिया है, यह बात तो तुम्हें ज़रूर पता होगी, लेकिन जिस कारण से मैंने उन 3 लड़कियों को तलाक दिया है, मैं चाहूँगा कि वह कारण तुम पैदा ना करो। अपने पति की बात सुनकर वो डर गई और बोली, आखिर आपने उन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दिया? उसकी बात सुनकर ऋषभ के चेहरे पर दुख बिखर आया। कहने लगे, क्योंकि उन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ। इससे आगे ऋषभ कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद ऋषभ ने उससे कहा, चलो छोड़ो इस बात को, लेकिन उसने कहा, मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों पत्नियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गईं। अगर मुझे पहले से सब पता होगा तभी तो मैं सावधान रहूंगी और मैं गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी 3 पत्नियों ने की। उसकी बात सुनकर ऋषभ बोले, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 3 दिन तक मैं तुम्हारे तौर और तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। वो हैरान हो गई। उसने कहा, जी कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? ऋषभ बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज़ रोज़ के कलेश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इंसान जिससे शादी करता है वो अगर अच्छा है और शादी खुशी खुशी हुई है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। मैं मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी ज़िंदगी से गई हैं वह इसी वजह से गई हैं कि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वह लड़कियां तुमसे कई ज़्यादा सुंदर थीं। ऋषभ की बात सुनकर उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? उसके पति उसके पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे पापा की इज्जत करना और पापा के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले
अपनी तीनों पत्नियों को यह बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पर यह बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। उनकी सेवा करोगी, उनके साथ अच्छे से रहोगी तो वह तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। इतनी प्रॉपर्टी है, अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को खुश रखेंगे। तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी 7 नस्लें अगर ऐसे ही बैठकर खाएंगी तब भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। इतना पैसा है मेरे पापा के पास, बस मेरे पापा को खुश रखना। ऋषभ की बात अब कुछ कुछ उसके दिमाग में आने लगी थी। अगर अपने ससुर को खुश रखती, उनकी सेवा करती तो उसके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी भी संवर जाती। उसके माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ जाती। और यह कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक काम करना था कि उसको अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। उसने ऋषभ को विश्वास दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पापा को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ खुश हो गए। उन्होंने उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी पहना दी। इतने बड़े हीरे की अंगूठी देखकर तो वो दंग रह गई। ऋषभ बोले, रितिका, तुम्हें पता है कि मुझे यह अंगूठी किसने लेकर दी? उसने ना में सिर हिला दिया। तो ऋषभ बोले कि मुझे मेरे पापा ने लेकर दी है कि दुल्हन को पहली रात में यही पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने वह अंगूठी उन लड़कियों से वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी मैंने उन्हें इतना पैसा दिया कि वह चाहें तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि हमारा समाज ऐसे मामलों में औरत का ही साथ देता है, क्योंकि औरतें मासूम और मजबूर होती हैं। हालांकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं। उन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने पति की बातें सुनकर वो खामोश हो गई, और वैसे भी वह अपनी पहली 3 पत्नियों की बुराई कर रहे थे। उसे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी हुई थी कि उन्हें अपनी पुरानी पत्नी में से किसी के साथ भी हमदर्दी या प्यार नहीं था। उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो अपने पति की हर बात मानेगी और अपने ससुर की खूब सेवा करेगी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके ससुर अंदर कमरे में बिना दस्तक दिए हुए चले आए। उसके ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। उसे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की इस हरकत पर, लेकिन ऋषभ जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा, आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं खुद ही आ जाता। उसके ससुर उसकी तरफ देखते हुए बोले, यह दूध तुम दोनों जरूर पी लेना, सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। ऋषभ बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। ऐसा कहकर ऋषभ ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद पकड़ लिया। उसके ससुर चले गए। ऋषभ ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो ऋषभ कहने लगे, मुझे दूध पसंद नहीं है। दूध पीने से मेरा जी मिचलाने लगता है, लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पापा का दिल रखने के लिए दूध ले लेता हूँ, लेकिन उसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे एक कटोरा रखा हुआ है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर उस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर यह दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऋषभ की बात सुनकर वो डर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह उससे कुछ छुपा रहे हैं। उसने कई बार पूछा, लेकिन ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो भी चुप हो गई। आज उनकी सुहाग रात थी और वो बिना किसी वजह के ऋषभ का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। ऋषभ ने पूरी रात उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में लपेट रखा। यह सोचकर उसे बहुत
बहुत ज़्यादा हैरत हुई। इतना प्यार करने वाले पति को छोड़कर आखिर में तीनों लड़कियां क्यों चली गई थीं? सुबह उसकी आंख खुली तो ऋषभ बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अभी वो बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी उसके ससुर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो बहुत ही अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। उसने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। उसे अपने ससुर की यह हरकत पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी वो चुप रही। वो एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। और दूसरी बात, वह उसके पति के पिताजी थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पिताजी को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। उस समय वो चुप रही। उसके ससुर आगे बढ़े और उन्होंने उसके सर पर एक चुन्नी डाल दी और बोले, बेटी, यह बहुत ही शुभ है। शादी के पहले दिन तुम इसे पहनकर रखना। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह चुन्नी लाकर दे दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और यह चुन्नी लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सदी हुई और संस्कारी बच्ची लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर उसके ससुर ने उसके माथे को चूम लिया। वो तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, उसके माथे को चूम कर ही उसे प्यार करता है और आशीर्वाद देता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने ससुर का उसे इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में ऋषभ बाहर आ गए। अपने पापा को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ? उसके ससुर ने उन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी को यह चुन्नी देने आया था। यह कहकर उसके ससुर चले गए। ऋषभ बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन यह चुन्नी को पहन कर रखना। वो ऋषभ से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पापा की चूमने वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन वो चुप रही। किसी तरह उसकी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात उसे बहुत अजीब लगती। हर वक्त उसके आसपास रहते, उससे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से उसे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की इतनी ज़्यादा अटेंशन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब वो और ऋषभ बहुत पास बैठे होते और ऋषभ उससे प्यार भरी बातें कर रहे होते, तो उसके ससुर आ जाते और ऋषभ को हाथ पकड़कर उठा देते और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। उसे अपने ससुर की यह सारी बातें पसंद नहीं आती थीं। अगर यही सब ऋषभ करते तो उसे अच्छा लगता, लेकिन ऋषभ तो शादी के दूसरे दिन ही से अपने कामों में बिजी हो गए थे। अब वो धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। उसके मन को यह एहसास होने लगा था कि यह घर उसका है और इस घर की मालकिन वो है। वो पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, उसका ध्यान रखती। एक बात और थी, वो पूरे घर की सफाई करती, लेकिन उसके ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वह हमेशा उसमें ताला डाल कर रखते थे। जब सोने जाते हैं तभी ताला खोलते थे और अंदर जाकर सो जाते। उसने एक दिन ऋषभ से कहा कि ऋषभ, तुम्हारे पापा कमरे में ताला डाल कर रखते हैं। मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की सफाई कर दूं। उसकी बात सुनकर ऋषभ थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पापा की यह पुरानी आदत है, वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने दिया है। तुम ऐसा करो, बाकी घर की सफाई कर लो और पापा के कमरे को ऐसा ही रहने दो। उनके घर में काम वाली भी आती थी। उसने भी उसे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की कभी किसी को सफाई नहीं करने देते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन उसके ससुर का रवैया वैसा ही था। वह अपने कमरे को हमेशा ताला लगा कर रखते थे। अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि जैसे वह कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घरों को साफ करते हैं,
तब भी गंदा हो जाता है। और फिर पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। उसने यही बात ऋषभ से कही तो ऋषभ बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, ऐसा करो एक बार पापा से बात कर लो, अगर वह कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। ऋषभ की आज्ञा मिलते ही वो अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाजा खुला हुआ था, वो दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसके ससुर बेड पर बैठे हुए थे, उसकी तरफ उनकी पीठ थी। उसने एक नज़र पूरे कमरे में डाली, उसकी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ तक लेडीज़ कपड़े पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की तरफ नज़र गई तो वहाँ भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियाँ वगैरह रखी गई थीं। उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसकी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना समय हो गया था, फिर भला उसके ससुर के कमरे में यह लेडीज सामान क्या कर रहा था। उसकी आहट पर उसके ससुर ने चौंक कर देखा। उसे देखकर वह एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो, मैं भी बाहर ही चल रहा हूँ, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। उसने कहा, पापा जी चाय तो नौकरानी बना रही है, आप चलें जाएं पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ, देखिए कितना गंदा हो रहा है। यह बात सुनकर तो उसके ससुर और भी ज़्यादा डर गए थे। वह जल्दी से बाहर निकल आए और उसका हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोज़ रोज़ अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ, तुम चलो हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं, देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब पापा जी खुद ही कमरे की सफाई नहीं करवाना चाहते थे तो वो क्या कर सकती थी। वो बाहर आ गई, तब तक नौकरानी चाय बनाकर ले आई थी। उसने बेमन से चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन उसकी दोस्त सोना का फ़ोन आया। कहने लगी, रितिका, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहली पत्नियां आखिर कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वह कहाँ से आई थीं और कहाँ गईं। जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का बिजनेस करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। सोना की बात सुनकर उसे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर उसके ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। वह सारे लेडीज कपड़े उसकी आंखों के सामने घूम गए, सारे के सारे कपड़े लड़कियों के ही थे। जरूर उस कमरे में उसके ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, उनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर उन्हें भेज देते हैं। यह ख्याल उसके दिमाग में आया था कि उसका पूरा शरीर कांप गया। अगर ऐसा ही था तो फिर वो इस घर में सुरक्षित नहीं थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने ससुर की सच्चाई जानकर ही रहेगी और अगर उसके ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो वो खुद ही उन्हें पुलिस में अरेस्ट करवाएगी। वो अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब वो पानी लेने बाहर आई तो उसके ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और उसके ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। जरूर उसके ससुर के कमरे में कोई लड़की है। वो जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी। वो दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा कि कहीं उसके ससुर गुस्सा ना हो जाएं और कहीं वह उसकी शिकायत ऋषभ से ना कर दें कि इतनी रात को वो उन्हें तंग कर रही है। बहुत देर तक वो कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज़ दोबारा आती है या नहीं, लेकिन जब लड़की की आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके ससुर ने भी अब कमरे की लाइट बंद कर ली थी। वो भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात उसे सुकून से नींद नहीं आई। ऋषभ से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना ऋषभ कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगाने लगी। एक बार वो किचन में खाना बना रही थी कि तभी गरम तेल उसके हाथ पर गिर गया और उसका हाथ जल गया।
उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख को सुनते ही उसके ससुर भागते हुए किचन में आए थे। उसे दर्द से तड़पता देखकर वह जल्दी से उसके पास आए और उसका हाथ देखने लगे। उसके ससुर उस समय उसके इतने करीब थे कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वह नहीं माने। वह उसे किचन से बाहर ले आए। उसे ड्राइंग रूम में बैठकर वह जल्दी से बर्फ लेकर आए। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर वह जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और उसके हाथ पर बर्फ लगाने लगे। उसे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक दूरी होनी चाहिए। वह दूरी उसके ससुर ने मिटा दी थी। वह उसके बहुत करीब थे। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। उसके ससुर पीछे से उसे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर की यह सब हरकतें उसे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन वो ऋषभ से कैसे कहती कि दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन वो अपने ससुर के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए थी कि उसे कुछ तो ऐसा मिले जो वो ऋषभ को दिखाकर ऋषभ के पापा को गलत साबित कर सके। लेकिन अभी तक उसके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन ऋषभ को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो ऋषभ रात को 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे और ऋषभ अभी तक नहीं आए थे। ऋषभ के पास दूसरी चाबी थी। वह गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ जा सकते थे, लेकिन वो फिर भी ऋषभ का इंतजार कर रही थी और ऋषभ का इंतजार करते हुए वो बाहर ड्राइंग रूम में टहल रही थी। उसके ससुर अपने कमरे में आ चुके थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी वो चौंक गई। उसे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले तो रोने की आवाज़ हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब वो और नहीं सह सकती थी। उसने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसके ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। हाँ, लेकिन लड़की की सिसकियों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। जब उसके ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर उसने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया तो खिड़की खुल गई। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वो जल्दी से खिड़की से कूदकर अंदर गई। इतनी देर में ऋषभ भी अंदर आ गए थे। जब उन्होंने उसे अपने ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वह भी उसके ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक उसने अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। उसके ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वह लड़की अभी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। ऋषभ भी सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। वो जल्दी से उस लड़की के पास गई और उसको दिलासा देने लगी, लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा घुटनों से ऊपर उठाया तो उसके और ऋषभ के सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह कोई और लड़की नहीं बल्कि वह तो उसके ससुर थे, जो फुल लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज़ निकालते हुए कुछ बोल रहे थे और रो भी रहे थे। ऐसे सिसक कर रो रहे थे जैसे उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह बिलख कर रोते हुए देखकर ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से अपने पापा के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में उसके ससुर बेहोश हो चुके थे। ऋषभ जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वह किसी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और फिर ऋषभ ने उसे 1 वर्ष पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। ऋषभ ने बताया कि वो एक भाई एक बहन थे। उनकी बहन उनसे 2 साल बड़ी थी। उनकी माँ उन दोनों भाई बहनों को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। उसके पापा ने ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। उनकी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया।
मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी। तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वो शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वह 5 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस समय मेरे पापा मेरी बहन के पास ही बैठे हुए थे। उससे कुछ बातें कर रहे थे और पापा को लगा कि मेरी बेटी अब जाने वाली है, तो वो इसीलिए उसके साथ आखिरी समय को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी समय डाकू कमरे में घुस आए थे। डाकुओं ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन के साथ गलत काम करने लगे। मेरी बहन ने शोर मचाया, लेकिन बाहर डीजे की इतनी तेज आवाज़ थी, किसी ने मेरी बहन और पापा की चीखों की आवाज़ नहीं सुनी। 5 डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की ज़िंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उसी समय उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह चीख मार मार कर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए यह सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने खराब हो गई हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। वह धीरे धीरे दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पापा को कभी हर्ट नहीं कर सकता था, उनकी सारी बातें मानता था। ऋषभ की बात सुनकर अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। उसके ससुर जब भी उसके करीब आते थे तो वह रितिका को अपनी बेटी के रूप में देखते थे। उन्हें अपनी मरी हुई बेटी रितिका में दिखाई देती थी। उसकी तीनों सौतनों के साथ भी शायद उसके ससुर का यही रवैया रहा होगा और उसकी तीनों सौतनों ने उसके ससुर के इस रवैये को गलत रंग दिया होगा। जैसा कि एक बार उसके मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन उसके ससुर की मंशा गलत नहीं थी। उन्हें अपनी बहू में अपनी बेटी नज़र आती थी और इसीलिए वह अपनी बहू के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते। कभी कभी तो वो अपने बेटे ऋषभ को भी डाकू समझने लगते थे, इसीलिए वह ऋषभ को अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वह अपनी बेटी की रक्षा करते थे। जब ऋषभ को सारी सच्चाई पता चली तो ऋषभ को भी बहुत अफसोस हुआ था। ऋषभ ने उससे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो उन तीनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से ही अपने पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात हिम्मत ना दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर ना जाती तो यह हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे हॉस्पिटल में उसके ससुर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिखाई है कि उसके ससुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, लड़कियों के साथ होने वाले गलत अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएं और साथ ही साथ कोई भी ऐसी बात जो गलत फहमी पैदा करे उसकी हकीकत जानने की कोशिश करें। उसके बाद ही कौन सही कौन गलत का फैसला लें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।